अगर आप प्रेशर लेते हो तो ऊपर आएगा प्रेशर की पावर 4 और नीचे आएगा प्रेशर की पावर 2, तो नेट क्या बचेगा? प्रेशर की पावर 2। और प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर या फिर बार स्क्वायर। 1 मोल डिसोसिएट करेगा अगर अमोनिया का, तो आप क्या बनाओगे? हाफ N2 प्लस 3/2H2। बताओ टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? जब एसिड या बेस कुछ ना बचे, सिर्फ कौन बचे? सॉल्ट, वो भी किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसका पीएच हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्ट बचा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले लगेंगे। अगर मेरे पास कोई एक वीक एसिड या वीक बेस बच जाता है तो बफर का फॉर्मूला लगेगा। इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के टोटल क्वेश्चन है 14। 14 क्वेश्चन में पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त। ठीक है, करें शुरू। देखो ये रिएक्शन दिख रही है सबको? अमोनिया का डिसोसिएशन है इनटू N2 एंड H2। इनिशियल मास ऑफ अमोनिया है 34 ग्राम। 34 ग्राम का मतलब कितने मोल? 2 मोल। टाइम t इक्वल टू 0 पे कितने मोल थे? 2। और बोला इक्विलिब्रियम पर H2 के मोल्स कितने हो गए? 1.5। तो पहले x की टर्म्स में लिखो कितने मोल हो गए। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितने हो जाएंगे? 2 माइनस 2x, ये x और ये 3x। तो क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम पर H2 के मोल्स 1.5 हैं। हमारे हिसाब से H2 के मोल कितने हैं? 3x, और ये 3x किसके बराबर है? 1.5। तो x किसके बराबर है? ठीक है, तो x 0.5 पुट करो तो ये आ गया 1.5, ये आ गया 0.5 और ये कितना आ गया? 1। तो आपको इक्विलिब्रियम पे तीनों के मोल्स पता चल गए। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले में उसने बोला क्या निकालो? Kc। Kc कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या क्या पुट करूं यहाँ पे? ऐसा लिख दूं N2 के कितने मोल्स है? 0.5 इंटू 1.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। क्या ऐसा लिखना ठीक है? वॉल्यूम से डिवाइड करना भी जरूरी है, मोल्स नहीं लेते यहाँ पे, क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, N2 के मोल्स कितने हैं? 0.5 बाय 2। H2 हो गया 1.5 बाय 2 और इसका क्यूब, और अमोनिया हो गया 1 बाय 2 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके कितना आता है? 0.421। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपके हाथ में। अब इसके बाद पूछा यूनिट ऑफ Kc। आप ध्यान से देखो, ऊपर तो है कंसंट्रेशन की पावर 4 और नीचे क्या है? कंसंट्रेशन की पावर 2। तो नेट यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन की पावर 2। इसका मतलब मोल पर लीटर की पावर 2। तो कितना आ गया? मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा? Kp। Kp कैसे निकालते हैं? तो Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, है ना? Kc हो गया 0.0821। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में 300, और डेल्टा Ng की वैल्यू, प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल हैं? 4, रिएक्टेंट में 2, डिफरेंस करोगे कितना आ जाएगा? 2। करो सॉल्व। 263.12 के आसपास आता है। और यूनिट क्या होगी? अब अगेन, अगर आप प्रेशर लेते हो तो ऊपर आएगा प्रेशर की पावर 4 और नीचे आएगा प्रेशर की पावर 2, तो नेट क्या बचेगा? प्रेशर की पावर 2। और प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर या फिर बार स्क्वायर।
ठीक है, फिर आपसे पूछा कि अगर इसका केसी तो हम निकाल ही चुके हैं ना, अब इस देखो इस रिएक्शन का केसी कितना होगा। आप देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या किया है, ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा किया है और 2 से डिवाइड किया है। तो जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो केसी क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट। उसका 0.421 था, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/0.421, और 2 से डिवाइड कर दिया है तो पावर हाफ लग जाएगी, मतलब रूट, है ना। तो 1/0.421 का अंडर रूट। ठीक है, इसको जो, हाँ कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन बताओ, एक्सो है या एंडो है। एक्सो दिया हुआ है, एक्सो। अगर एक्सो दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से ही आंसर करोगे, ठीक है। अब ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक में आप टेम्परेचर को कम कर देते हो तो रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड, एक्सो में टेम्परेचर कम करते हो तो फॉरवर्ड। तो ये एक्सो दी हुई है, तो अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, वैसे हेबर्स प्रोसेस जो है वो एक्सो होता है, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर एक्सो दे दिया तो फिर आप एक्सो के हिसाब से आंसर करोगे, अगर एंडो दिया होगा तो एंडो के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। पहले तो मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाने पे जाता कहां है, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, तो देखो गैस के मोल्स कम कहां है, लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पे कहां जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, फिर अगले में पूछा ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कहां जाता है इनर्ट गैस एडिशन पे। तो इनर्ट गैस एडिशन अगर हम करते हैं ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कहां जाता है, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, और ज्यादा गैस के मोल्स किस तरफ हैं, प्रोडक्ट साइड पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फिर उसके बाद इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, इनर्ट गैस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा नो इफेक्ट। फिर नेक्स्ट है ऑन रिमूवल ऑफ N2। N2 हटा दिया, N2 हटा दिया, गरीब कौन हो गया, प्रोडक्ट, तो कहां जाएगी, गरीब की तरफ। इस दुनिया में गरीबों का कोई तो है, ठीक है, जो गरीब उसकी तरफ जाएगा। N2 हटा दिया तो गरीब कौन हो गया, प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। और ऑन एडिशन ऑफ H2, हाँ तो H2 ऐड कर दिया मतलब प्रोडक्ट को और बढ़ा दिया, तो गरीब कौन हो गया, रिएक्टेंट, तो कहां जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, यानी बैकवर्ड। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल पूरा आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद 11 तक हुआ था, 12, केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो। रिएक्शन कैसी है, एक्सो एंडो, एक्सो, एक्सो दी हुई है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सो में तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो न्यूमरेटर में होता है ना, रिएक्टेंट तो डिनोमिनेटर में होता है ना, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो केसी की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। फिर अगला पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। तो याद करो, अमोनिया के इनिशियल मोल कितने थे, 2, बाद में कितने रह गए, कितना चला गया, आधा चला गया, आधा यानी 50%। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, कितने मोल खत्म हुए, खत्म कितने हुए, 1, थे कितने, 2, कितना आ गया 0.5, 0.5 यानी 50%। ठीक है, फिर अगले में पूछा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन है 6.5,
तो वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैपिटल डी स्मॉल डी है ये क्या होते हैं? वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास बाय 2, यानी आपको एक मोल का देखना होता है। तो अमोनिया के एक मोल का मास कितना होता है? 17। तो यानी 17/2 8.5। आफ्टर डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है? 6.5। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, एक मोल डिसोसिएट करेगा अगर अमोनिया का, तो आप क्या बनाओगे? हाफ N2 प्लस 3/2 H2। बताओ टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? तो 1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा? 2। तो n की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से अल्फा कितना आ रहा है? 8.5/6.5 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो बताओ यहां से अल्फा कितना आ रहा है? 0.30 आना चाहिए। तो कितना परसेंट हो गया? 30%। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त। अब क्या बचा? आयनिक। आप खुद सोच के देखो, कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है क्या? सारा कुछ हो गया ना इसके अंदर। केसी केपी निकाल लिया, यूनिट्स की बात कर ली, ली चैटले प्रिंसिपल पूरा डिस्कस कर लिया। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो करने ही है, वो तो करवाए है ना क्लास में, वो तो करने ही है। ये हम क्या कर रहे हैं? एक रिविजन, जिसके अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया कि करना क्या है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पर। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 सॉल्यूशन है, तो 4 सॉल्यूशन की हम अलग अलग तरह से मिक्सिंग करते रहेंगे और उसके पीएच निकालते रहेंगे। ठीक है, आराम से तसल्ली से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1 किसका है? H2SO4 का। अगर उसकी मोलैरिटी है 0.05 तो पीएच बताना है। पीएच निकालने के लिए क्या निकालना होता है हमें? H प्लस H2SO4 की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.05। तो इससे आने वाले H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 2 इंटू 0.05 यानी 0.1। 0.1 यानी 10 की पावर -1। तो H प्लस 10 की पावर -1, तो pH कितना आ जाएगा? 1। पहला आंसर आ गया। दूसरा सॉल्यूशन किसका है? KOH का। KOH की कंसेंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -2, तो आपको pH बताना है। तो KOH की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2, तो जितनी KOH की होगी क्या OH माइनस की भी उतनी ही होगी? तो OH माइनस अगर 10 की पावर -2 है तो POH कितना होगा? 2। तो pH कितना हो जाएगा? क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। क्लियर है सबको? 2 आंसर आ गए। सॉल्यूशन 3 किसका है? CH3COH यानी वीक एसिड। वीक एसिड का आपको Ka दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -6 और कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.2। तो आपको pH निकालना है। तो वीक एसिड के केस में H प्लस कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ Ka इंटू C। ठीक है, तो Ka की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 की पावर -6 और कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.2। अब 1.8 इंटू 0.2 करो, कितना आ गया? 0.36। तो 0.36 इंटू 10 की पावर -6, 0.36 का अंडर रूट 0.6 और 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3, तो क्या ये 6 इंटू 10 की पावर -4 आ गया? H प्लस की कंसेंट्रेशन आते ही pH तो आ ही जाता है। तो pH के लिए हमें क्या करना होता है? माइनस लॉग। जब इसका माइनस लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस लॉग 6। लॉग 6 की वैल्यू, लॉग 6 को आप क्या लिख सकते हो? log 2 प्लस log 3। log 2 होता है 0.3 और log 3 होता है 0.47। कितना आ रहा है?
3.2223 के आसपास जो भी है, ठीक है। तो ये पीएच आ गया। फिर सॉल्यूशन 4 किसका है? NH4OH का, वीक बेस, वीक बेस, और उसका केबी और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अगेन सेम तरीका है, जैसे तरीके से हमने यहाँ पे H प्लस निकाला था, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम उसका क्या निकालते हैं? OH माइनस। OH माइनस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, कौन बनेगा करोड़पति? KBC, ठीक है। KB की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -8 और कंसंट्रेशन हो गया 0.3। 1.2 इंटू 0.3 मतलब 0.36, 0.36 इंटू 10 की पावर -8 का रूट कितना आ गया? 0.6 इंटू 10 की पावर -4, यानी 6 इंटू 10 की पावर -5। अब इसका माइनस लॉग लोगे तो पीओएच कितना आ जाएगा? 5 माइनस लॉग 6, ठीक है। ले, और पीएच कितना आ जाएगा? 14 में से माइनस करोगे 5 माइनस लॉग 6 को, है ना। तो 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। 9 प्लस लॉग 6, और लॉग 6 मैंने आपको बता ही दिया कितना होता है, 0.3 प्लस 0.47, यानी 0.77 ऐड कर दो, कितना आ गया? 9 बोलो, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल लिया, स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल लिया, वीक एसिड का निकाल लिया, वीक बेस का निकाल लिया। नाउ टाइम टू मिक्स। अभी तो हमने क्या किया था, सिर्फ इंडिविजुअल एसिड बेस का पीएच निकाला है। अब हम क्या करेंगे? इनकी मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। मिक्सिंग करके देखते हैं। ये देखो, पहले सॉल्यूशन 1 यानी H2SO4, सॉल्यूशन 2 यानी KOH, इन दोनों को मिक्स किया, इतना कंसंट्रेशन इतना वॉल्यूम, इतना कंसंट्रेशन इतना वॉल्यूम, तो जो सॉल्यूशन फाइनल बनेगा उसका पीएच निकालना है, ठीक है। एसिड बेस मिक्सिंग में क्या सिखाया मैंने? इक्विवेलेंट्स को आपको इक्वेट करना होता है, इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करते हैं। तो देखो, मोलैरिटी अगर 0.1 है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 0.2। तो इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे? 0.2 इंटू 100, यानी 20 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसी KOH का एन फैक्टर तो 1 ही होता है, तो मोलैरिटी जितनी है उतनी ही नॉर्मेलिटी भी होगी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से जो मिली इक्विवेलेंट निकालोगे 0.3 इंटू 400 कितने आएंगे? 120, 120 मिली इक्विवेलेंट। ध्यान दो, दोनों इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करते हैं, जो कम होता है वो तो खत्म हो जाता है, तो 20 इसके 20 के साथ खत्म होगा, तो कितना बच जाएगा? ये 100। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें बचेगा KOH कितने मिली इक्विवेलेंट? 100 मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम देखो 500 ml हो गया, 1/5 यानी 0.2, 0.2 यानी 2 इंटू 10 की पावर -1, ये आपके OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन है। बोलो, तो POH कितना आ जाएगा? इसका माइनस लॉग लो तो 1 माइनस लॉग 2, तो पीएच कितना आ जाएगा? 14 में से माइनस कर दो 1 माइनस लॉग 2 को, तो ध्यान दो, देखो 14 माइनस 1 13 प्लस लॉग 2, तो 13 में लॉग 2 ऐड करो, कितना हो गया? 13.3। क्लियर है सबको? तो मैंने एसिड के मिली इक्विवेलेंट निकाले, बेस के निकाले, जो कम होता है वो खत्म हो जाता है, जो ज्यादा होता है वो बच जाता है। कितना बच गया वो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर बेस बच गया तो फाइनल कंसंट्रेशन OH माइनस की आएगी, एसिड बच जाता तो फाइनल कंसंट्रेशन H प्लस की आती, तो बस माइनस लॉग लेके आपका पीएच या POH आ जाएगा। क्लियर? अब इधर आते हैं, फिर से इन दोनों को मिक्स किया, लेकिन अब की बार कंसंट्रेशन और वॉल्यूम अलग अलग है। तो अब ध्यान दो, यहां पर भी मोलैरिटी है 0.25, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? 0.5 इंटू 250। यहां पर नॉर्मेलिटी तो सेम ही होगी, और इसके भी इक्विवेलेंट कितने हो गए? मिली इक्विवेलेंट सेम हो गए। तो अगर सेम आ गए तो इसका मतलब एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, क्या बचेगा? सिर्फ सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच हमेशा
7। जब एसिड या बेस कुछ ना बचे, सिर्फ कौन बचे, सॉल्ट, वो भी किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसका पीएच हमेशा न्यूट्रल होता है। और टेम्परेचर हमें कुछ ना दिया जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं, और 7 हमारा न्यूट्रल पीएच होता है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो न्यूट्रल पीएच भी पता है ना सबको। Kw की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 14 का आधा 7 न्यूट्रल पीएच। अगर टेम्परेचर बदल दिया, 10 की पावर -12 हो गया Kw, तो न्यूट्रल पीएच क्या हो जाएगा, 6। तो उस केस में फिर आंसर हम 6 करेंगे। वो डिपेंड करता है हमें टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया होता या 25 डिग्री सेल्सियस दिया होता है, तो हम 7 ही आंसर करते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो पीएच 6 आ सकता है अगर टेम्परेचर बदल दिया तो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे Kw चेंज हो जाता है, तो हमारा पीएच स्केल भी चेंज हो जाता है। अभी हमारा 7 है न्यूट्रल पीएच, तो 6 भी हो सकता है अगर Kw कितना हो जाए, 10 की पावर -12। ठीक है, धुंधली धुंधली यादें ताजा हो रही हैं। अब आगे, अब हमने किसको मिक्स किया, सॉल्यूशन 3 और 4, यानी एसिटिक एसिड, वीक एसिड और वीक बेस को। वीक एसिड वीक बेस, कोई बात नहीं, 7 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी दी हुई है 5, वॉल्यूम दिया 200 और पीके भी दिया हुआ है, इसका पीके दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ, वीक एसिड वीक बेस को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्ट किसका बनेगा, वीक एसिड वीक बेस का। और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके पीएच के फॉर्मूले में कहीं पर भी सी नहीं आता, तो यानी यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। तो पीएच इज इक्वल टू, बताओ वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, तो 7 प्लस हाफ, pKa दिया हुआ है आपको 7.74, pKb दिया हुआ है 7.61, तो कितना आ गया, ये आया आपका 0.13 बाय 2, 0.065, 7.065। क्लियर है? उसके बाद 8 आ गया, 7 भी आएगा, 7 इसकी अगली स्लाइड पे आएगा, तो पहले 7 कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन 3 है CH3COH का और सॉल्यूशन 2 है KOH का। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया, तो सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट्स निकालना। एसिड बेस को मिक्स कर रहे हो ना, तो इक्विवेलेंट से ही डील करना है। सबसे पहले आपको नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो 0.06 इंटू 200 करोगे तो कितने मिली इक्विवेलेंट आएंगे, 12 मिली इक्विवेलेंट। यहाँ कितने आएंगे, यहाँ पर भी 12। तो अगर एसिड बेस के मिली इक्विवेलेंट बराबर आ जाते हैं तो एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्ट। कौन सा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। आंसर आएगा 7 से ज्यादा, तो फॉर्मूला होगा पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। ठीक है, तो 7 प्लस हाफ pKa, देखो Ka दिया हुआ है आपको 10 की पावर -5, तो pKa कितना हो जाएगा 5 प्लस log कंसंट्रेशन। अब देखो 12 मिली इक्विवेलेंट है, ये 12 खत्म होके इसके 12 खत्म होने के सॉल्ट कितना बनाएगा, 12 मिली इक्विवेलेंट। तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मिली इक्विवेलेंट 12 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कितना हो गया 1/50, तो क्या आ गया लॉग ऑफ 1/50। ठीक है, तो लॉग ऑफ 1/50 करो सॉल्व। 1/50 को आप क्या लिख सकते हो, 1/50 को आप लिख सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2,
ठीक है, इसका जब लॉग लोगे, log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 कितना आएगा, log 2 -2, यहां पे पुट करो, 7 प्लस हाफ 5 प्लस log 2 -2, ध्यान से देखो 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस log 2 3.3, 3.3 बाय 2 1.65, 1.65 इसमें ऐड कर दो, देखो एक बार दोबारा कैलकुलेशन, 3.3 1.65, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद देखो फिर से मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, अब वीक एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 30 इंटू 0.2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 20 इंटू 0.1 2 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दो इसके दो से खत्म हो जाएंगे, देखो मैं इसको वापस लिख रही हूँ, क्या क्या था मेरे पास, CH3COH जिसके कितने मिली इक्विवेलेंट थे 6, उसमें मिक्स क्या किया था KOH जिसके कितने मिली इक्विवेलेंट थे 2, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्ट क्या बनेगा CH3COOK प्लस H2O, ठीक है। अब देखो जो कम होता है वो खत्म हो जाता है, दो इसके दो से खत्म होगा तो इसके बचेंगे कितने 4, अगर दो दो रिएक्ट किए तो इसके कितने बनेंगे 2 मिली इक्विवेलेंट, तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या क्या है, आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास क्या है, वीक एसिड और क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, बताओ ये कौन सा केस है, बफर, कौन सा बफर, एसिडिक बफर, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो ये कौन सा केस है, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, है ना, तो pKa की वैल्यू 4.76 क्वेश्चन में दी हुई है, प्लस log ऑफ, ध्यान से देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 2 मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 50 ml, बोलो 2/50, और एसिड के कितने मिली इक्विवेलेंट बचे 4, तो 4/50, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा वॉल्यूम, तो 2/4 यानी 1/2, तो 4.76 प्लस log 1/2, log 1/2 को आप क्या लिख सकते हो माइनस log 2, तो यानी 4.76 में से आप 0.3 माइनस कर दो, कितना आ गया 4.46, समझ में आ रही है बात, एसिड बेस को मिक्स करके देख रहे हो कैसे अलग अलग केसेस बन रहे हैं, तो आपको ये क्या करना है अल्टीमेटली, मैं सब में एक ही काम कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो, मैं हर केस में एसिड के मिली इक्विवेलेंट निकाल रही हूँ, बेस के मिली इक्विवेलेंट निकाल रही हूँ, और उनका रिएक्शन करा के मैं ये देख रही हूँ मेरे पास क्या बच गया, अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्ट बचा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले लगेंगे, अगर मेरे पास कोई एक वीक एसिड या वीक बेस बच जाता है तो बफर का फॉर्मूला लगेगा, समझ में आ रही है बात। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, ये अपना कौन कौन सा हो गया 7 हो गया और 11 हो गया, अब 8 भी हमने कर लिया था, 9 10 बचा है, ये रहा, इसको करना शुरू करते हैं, पहले 9 करते हैं, फिर से सेम काम है, अब आप लोग बताओ मेरे को, सॉल्यूशन 4 है NH4OH का और ये है H2SO4 का, क्या करना है आपको नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से मिली इक्विवेलेंट निकालना है, NH4OH का n फैक्टर तो 1 ही होता है, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी भी होगी, तो मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे 0.025 इंटू 400, हाँ NH4OH है ना ये, 0.025 इंटू 400, 10 मिली इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद यहां देखो 0.05 इंटू 100 करोगे, नहीं नहीं नहीं, H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी होगी n फैक्टर 2 है ना, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, बताओ क्या एसिड बेस के मिली इक्विवेलेंट बराबर आ गए,
बराबर आते ही एसिड भी खत्म, क्या बचेगा? सॉल्ट। कौन से एसिड का? कौन से एसिड बेस का? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आंसर 7 से कम आना चाहिए। तो पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ पीकेबी प्लस लॉग सी। ठीक है, तो 7 माइनस हाफ पीकेबी, केबी दिया हुआ है 10 की पावर -5, तो पीकेबी कितना आ गया? 5 प्लस लॉग। अब देखो 10 10 अगर इसके खत्म हुए तो सॉल्ट के भी कितने बनेंगे? 10। तो सॉल्ट बना आपका 10 मिली इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम कितना टोटल? तो अगेन कितना आ गया? 1/50। 1/50 यानी 0.02। 0.02 यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। इसका लॉग लोगे अगर तो कितना आ जाएगा? log 2 -2। तो आपको यहाँ पे log लेना था 10/500 का, तो वो कितना आ जाएगा? 5 प्लस log 2 -2। फिर से 5 -2, 3 प्लस log 2 3.3, 3.3/2 1.65। 7 में से 1.65 माइनस करो। 5 क्लियर हो गई बात? ये हो गया आपका 9। अब 10 देखो, फिर से एसिड बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या करना है? मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो आप देखो यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट है? 20 मिली इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट है? नॉर्मेलिटी तो 0.1 होगी, तो कितने मिली इक्विवेलेंट हो गए? 10। फिर से देखो आपके पास क्या क्या है? बेस है NH4OH और H2SO4 आपके पास एसिड है। NH4OH के कितने मिली इक्विवेलेंट आए हैं? 20। और इसके कितने आए हैं? 10। इसको रिएक्ट करके क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 10 इसके 10 के साथ खत्म होगा, 10 बचेगा और इसका 10 बनेगा। ये सॉल्ट है कौन सा? ठीक है, तो अब देखो क्या बच गया आपके पास? वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ कौन सा केस? बेसिक बफर। बेसिक बफर, बेसिक बफर के पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। पता है ये सबको? वैसे तो हम यहाँ पे सॉल्ट अपॉन बेस लिख देते हैं, पर एक्चुअल में ये क्या होता है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, उससे आने वाले केटायन की कंसंट्रेशन होती है। वो तो क्या जनरली बराबर होती है तो हम सेम लिख देते हैं, पर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक लिख दिया। अब पीके भी कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -5 के बी है, तो पीके भी कितना हो गया? 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब इसके NH4+ की कंसंट्रेशन क्या डबल होगी? है ना? और NH4OH की कितनी होगी? 10। तो 5 प्लस log 2, 5 प्लस log 2 तो आपका POH आया, तो pH कितना आ जाएगा? 14 - 5। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। हाँ, ठीक है, कहां तक हो गया? हमने ये भी कर लिया, 11 तक कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सेकंड वाला पीएच देखो कितना निकाला था? 12 निकाला था। अब क्वेश्चन है कि इफ
2 is the pH of barium hydroxide solution. Find the solubility product of barium hydroxide. अगर यही pH कौन से सॉल्यूशन का है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको बताना है इसका KSP कितना होगा वाटर में। तो देखो अगर इसका pH 12 है तो इसका POH कितना होगा 2, और अगर POH 2 होगा मतलब OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -2, और बेरियम हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट एज बेरियम 2 प्लस एंड 2 OH माइनस। तो अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 है तो बेरियम 2 प्लस की क्या 10 की पावर -2/2 होगी, कॉफिशिएंट देखो। ठीक है, अब KSP निकालते हैं। KSP इज इक्वल टू क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। तो बेरियम 2 प्लस की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2/2 और OH माइनस है 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो देखो 1/2 तो हो गया 0.5 और 10 की पावर -6 यानी 5 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है? पर उसके अंदर फिर OH माइनस में गड़बड़ नहीं कर देना। KSP आप कैसे निकालोगे, 4s क्यूब, 4s क्यूब, हाँ फिर OH माइनस क्या लोगे, यही तो गड़बड़ है। 2s की वैल्यू आपको 10 की पावर -2 दी हुई है, यही आप गड़बड़ करोगे अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो। ठीक है, अब इसके बाद देखो इफ KSP सेम एज इन फर्स्ट, KSP निकाल दिया ना, KSP तो सिर्फ अब किसके साथ चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ। तो बोला कि अगर यही बेरियम हाइड्रोक्साइड को मैं NaOH में डाल दूं तो क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट एज बेरियम 2 प्लस एंड 2 OH माइनस। अभी OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 थी, लेकिन अब इसको NaOH में डाल दिया तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। OH माइनस की कंसेंट्रेशन वो होगी जो NaOH से आई है, यानी कितनी 0.2, और बेरियम 2 प्लस की चेंज हो जाएगी, मैंने मान लिया S। तो KSP फिर से लिखूंगी मैं तो क्या आएगा S इंटू 0.2 का स्क्वायर, और ये KSP वही होगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये हो गया S इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन कितना आ गया 5/4 कितना हो गया 1.25, और 10 की पावर कितनी हो गई -5। ठीक है, ये आपके S की वैल्यू आ गई, ये हो गया 13th। फिर इसके बाद लास्ट 14 15। अब इसके बाद देखो ये सॉल्यूशन 3 जो CH3COH का था, इसका M और Ka दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज अल्फा आपको निकालना है। अल्फा कैसे निकालते हैं वीक एसिड का, अल्फा इज इक्वल टू √of Ka/C। Ka की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10 की पावर -6, और कंसेंट्रेशन कितनी है 0.2। तो 1.8 को 0.2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, 9 इंटू 10 की पावर -6 का अंडर रूट। ये तो अल्फा आया, परसेंटेज अल्फा कितना होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.3% आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद लास्ट, इफ द अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, डाइल्यूशन कर दिया तो अल्फा बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज, कौन सा लॉ है ये, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो अल्फा बढ़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो अब आपको यही आयनिक इक्विलिब्रियम में यही चीज देखनी है कि हमें केस कौन सा लगाना है, और आप नोटिस करो कि हर केस में हमें इक्विवेलेंट्स निकाल कर ही काम करना है। ठीक है, सेम काम करना है, और 4-5 केस है वही घुमा फिरा के लगते रहते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।